गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ये नया साल शुरू हो रहा है। सबकी स्पिरिचुअल जर्नी में अ, इसे इस साल नया कुछ आविष्कार हो। हमारी अंदर की यात्रा, चिट्ठी की यात्रा हमारी और अच्छी बने और हम ज़्यादा से ज़्यादा चिट्ठी को महसूस करें, चिट्ठी के साथ जिए। ऐसा कुछ संकल्प हो सके तो वो संकल्प के साथ जीने का प्रयत्न करना है। तो चिट्ठी में अब तक में हमने 9 सूत्र देखे थे। बाद में चिट्ठी पार्ट 2 का तावरिया साहब का जो लेक्चर है, उनका जो राइटिंग है, उसको हम अभी देख रहे हैं। जैसे कृपेश भाई ने बताया कि भाई मुझे इन किताबों में से कुछ जिस्ट निकाल के देना पड़ता है। तो एक जो मैंने ये स्टडी किया है, इसमें इनमें से मैंने चिट की 3 स्थितियां निकाली है। वो शुरू में मैं बताना चाहूँगा और आगे भी उसके बारे में आएगा, तब और डिटेल में बात करेंगे। पर हमारे लिए चिट की 3 स्थितियां जानना जरूरी है जो चिट्ठी रिलेटेड है। तो पहली स्थिति, हम जानते हैं कि भाई चित्त जो हमारा बना है वो चिट्ठी से बना है। चिट्ठी में से जो इम्पल्सिस अंदर आते हैं और वो हमारे 5 इंद्रियों द्वारा अंदर आके जब ब्रेन में जाते हैं तो ब्रेन फंक्शन करता है। तो पहली स्थिति हमारी जो है वो चित्त की ब्रेन के साथ मिलके काम करने की। हालांकि चित्ती का काम जो है वो ब्रेन के साथ मिलना नहीं है, उसको खाली प्रकाश देना है। हमने पढ़ चुके हैं कि भाई चित्ती जो है उसका काम है कैटालिस्ट का है। कैटालिस्ट मतलब साइंस में भी आपने ये शब्द सुना होगा कि भाई जिसकी हाजिरी में, जिसकी प्रेजेंस के अंदर कुछ घटनाएं घटती है, कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं, उसको कैटालिस्ट कहते हैं। और जो प्रक्रिया होती है उसको स्पीड अप करते हैं। तो ये जो चित्र हमारे अंदर बना है उसका काम कैटलिस्ट के रूप में ही वहां रहना है, न कि ब्रेन की जो प्रोसेस है उसके साथ में इन्वॉल्व होना है। और उसको ही हमने देखा था कि आइडेंटिफिकेशन जो शब्द है ये इसके लिए है कि चित्त और ब्रेन दोनों आइडेंटिफाइड हो गए, एक दूसरे से मिल गए। और अभी जो है चित्त जो न्यूट्रल रहना चाहिए, उसको अनकंसर्न रहना चाहिए, वो अब अनकंसर्न नहीं है। वो जो है वो अभी चित्त के साथ मिला हुआ है। तो हमारी जो प्रेजेंट कंडीशन है, सामान्य आदमी जो जिसने साधना नहीं की है और चित्त के ऊपर काम नहीं किया है, चिट्ठी के ऊपर काम नहीं किया है, इन लोगों के लिए, हम सबके लिए अभी एक ये स्थिति है कि हमारा ब्रेन फंक्शन करता है तो चित्त के साथ मिलके करता है। दूसरी स्थिति, जब साधना में आगे बढ़ते हैं हम, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि अभी जो चित्त जो है वो अनकंसर्न हो जाता है। मतलब कि चित्त अपने जो 43 की जो उसकी भूमिका है उसके अंदर वो आ जाता है और वो न्यूट्रल रहता है। मतलब वो अभी ब्रेन की प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता है, तो वो एक तटस्थ भाव में रहता है। वो दूसरी कंडीशन है। पर ये महत्वपूर्ण कंडीशन है क्योंकि जब जब वो तटस्थ कंडीशन में आता है तो वो आईएसएम केंद्र जो है वो काम करने बंद कर देते हैं। अब जो हमारा जो प्रॉब्लम है, हमारा जो कलरिंग है या राग द्वेष जिसको कहते हैं हर चीज के अंदर, वो जो आते हैं वो आईएसएम केंद्र से आते हैं। तो साधक का लक्ष्य ये होना चाहिए कि किस तरह चिट्ठी को हम अनकंसर्न बनाए, न्यूट्रल बनाए, जो उसका कैटलिस्ट का जो धर्म है वो कैटलिस्ट की तरह वो काम करे। तो साधक का सबसे पहला महत्वपूर्ण, और सब की सब जो साधनाएं बताई गई है, इवन तावरिया जी ने भी जो कुछ दिया है, थ्री स्टेप, रिफाइनिंग फेज वगैरह, तो एक पॉइंट के ऊपर, खास करके प्रिज्म, एक पॉइंट के ऊपर ये कि भाई ये चित्त जो है किस तरह अनकर्षण या न्यूट्रल रहना सीख जाए और ब्रेन को अपनी प्रोसेस करने दे। तो क्या होगा कि आईएएसएम केंद्र काम नहीं करेंगे तो रागद्वेष नहीं होगा। जो चीज सही ढंग से जो होनी चाहिए वही ढंग से होगी, हमारे अंदर रिएक्शन नहीं आएगी। आईएएसएम केंद्र की वजह से हमारे अंदर रिएक्शन आते हैं, कुछ देखते हैं, आईएएस केंद्र सक्रिय हो जाते हैं तो रिएक्शन आ जाते हैं। तो रिएक्शन बगैर का जीवन या नेगेटिविटी बगैर बगैर का जीवन अगर जो चाहिए हमें,
तो अंदर ये पहला काम करना पड़ेगा कि चित्त जो है वो अलग रहे, ब्रेन अपना काम करना, अपना वो अपना काम करता रहे, और दोनों अपनी अपनी जगह पे ऊपर रह के काम करे। तो ये सेकंड स्थिति है। और तीसरी स्थिति आगे हम पढ़ेंगे तब आएगी। और एक बार देखा भी था कि अंदर का फ्यूज उड़ा देने की बात तावरिया जी ने की है। तो वो तीसरी स्थिति ऐसी है कि चित्त और ब्रेन का जो लिंक है, कनेक्शन है, वही टूट जाए। तो साधना के लिए एक तीसरी अगर अंदर जाना है, प्रत्याहार से लेके मतलब पांचों इंद्रियों को बंद करके अंदर की दुनिया में जाना है, जब जब बाहर का कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं लगे, मतलब आंख खुली है तो भी हम देख नहीं सकते, कान खुले हैं तो सुन नहीं सकते हैं, ऐसी जो स्थिति जो है प्रत्याहार और इसके ऊपर की, वो स्थिति तब बनती है जब चित्त और ब्रेन का कनेक्शन हम टेम्पररीली कॉन्शियसली तोड़ते हैं। हालांकि हमने आगे देखा था कि अलग अलग चीजों से, ड्रग्स से वगैरह से भी उसको तोड़ा जाता है, पर वो हार्मफुल है, उसका कोई मतलब नहीं है और उससे साधना से कोई लेना देना नहीं। साधना के अंदर ये तीसरी स्थिति साधक बनाता है कि जब वो कॉन्शियसली ब्रेन का और चित्ती को अलग कर देता है, उसको तावरिया जी फ्यूज, ब्लो ऑफ फ्यूज कहते हैं कि अभी फ्यूज अंदर का उड़ गया, अभी अंदर एकदम अंधकार छाया हुआ है। पर ये अंधकार ऐसा है कि जहां से विजडम या एनलाइटनमेंट प्राप्त होता है। ये अंधकार कोई इनर्सिया नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, या ये अंधकार जो है वो कोई तमस नहीं है। ये अंधकार जो है वो इनकी डार्कनेस जो है, वहाँ विजडम पड़ा हुआ है। तो जब जब ये जो चित्त बाहर जाना बंद करके अंदर रहता है अपने आप में, और वो उसी समय जब उसका ब्रेन के साथ कनेक्शन टूटता है तो वो तुरंत चित्ती के साथ फिर से वैसे तो लिंक होता ही है, पर चित्ती के साथ उसका प्रवाह चालू हो जाता है। तो चित्ती के अंदर जो विजडम, जो एनलाइटनमेंट पड़ा हुआ है, वो उसके अंदर आना शुरू हो जाता है। तो बहुत बड़ी घटना अंदर घटित होती है। शायद इसी को अलग अलग परंपराओं में एनलाइटनमेंट कहा गया है। हालांकि एनलाइटनमेंट अलग है, पर एक विजडम अंदर आ जाता है जब ये प्रोसेस होती है। तो ये बहुत बड़ी घटना है और बहुत रेयर साधकों के अंदर, बहुत जन्मों से जो प्रयत्न करते हैं, इनके अंदर ही ये संभावना बनती है। तो ये बहुत बहुत दूर की स्थिति है। फिर भी इसकी झलक हमें मिल सकती है, जैसे कि जब हम प्रिज्म करते हैं तो कभी कभी प्रिज्म के अंदर फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए ये चित्त और ब्रेन का कनेक्शन टूट जाता है, तो हमें प्रिज्म दिखाई नहीं देता। तो तावरिया जी कहते हैं कि भाई जगत जो है एग्जिस्टिंग है फिर भी नहीं दिखाई देता है योगी को। तो इसी तरह की जब वो चित्त और ब्रेन का कनेक्शन तोड़ देता है तो सब कुछ सामने है पर फिर भी दिखाई नहीं देता है, वो अपनी अंदर की स्थिति के अंदर चला जाता है। तो इस तरह हम अलग अलग मेथड से, प्रिज्म से कर सकते हैं, दूसरी दूसरी प्रक्रियाओं के साथ हम इस तरह धीरे धीरे करके इसको डिस्कनेक्ट करने का प्रयत्न कर सकते हैं। पर उसको लंबे समय तक उसको रखना वो एक मुश्किल बात है, और वो प्रत्याहार के बाद संभवित हो सकता है। तो ये तीन स्थिति जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, और हमारा लक्ष्य भी यही है कि पहली स्थिति में से दूसरी स्थिति में। और लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था उसमें तावरिया जी जो पोल्यूशन की बात करते थे, पहले उन्होंने एक पिक्चर बताया कि भाई पिक्चर वन, जिसमें बाहर की नदी जो होती है उसके अंदर ये सीवेज वाटर और इंडस्ट्रियल वाटर जो जाता है, उसकी वजह से ये नदियाँ पोल्यूटेड हो जाती है। और उसके बाद में फिर उन्होंने ये हमारी जो रिवर ऑफ थॉट है उसको, उसके बारे में बताया था कि इसके अंदर भी ये सीवेज वगैरह आते हैं। सीवेज क्या है? तो जो नेगेटिव इमोशंस वगैरह जो है वो एक प्रकार का सीवेज है, और इसकी वजह से हमारा जो चित्त है वो पोल्यूटेड होता है। तो ये चीज़ हमने देखी थी। अ, अब आगे देखते हैं आगे क्या वो कहते हैं वो। लास्ट टाइम हमने देखा था ये सेंटेंस था, दिस संसार इज अनदर टाइप ऑफ फ्लोइंग नेचुरल रिवर दैट गिव्स राइज टू द नेचुरल रिवर ऑफ थॉट लाइक द ग्रेट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये हमारे अंदर भी एक ये नदी बह रही है, विचारों की नदी बह रही है। जिस तरह बाहर पृथ्वी पर अनेक नदियां हैं, इस तरह हमारे अंदर भी विचारों की नदी कांस्टेंट बह रही है।
और वो भी जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, इसी तरह ये भी एक बहुत बड़ी नदी है हमारे अंदर भी। ऑल दिस रिवर्स आर नेचुरल रिवर्स। तो पृथ्वी के ऊपर की नदियां तो प्राकृतिक है, क्योंकि वो प्राकृतिक कुछ साधनों से बनी हुई है। पानी से, बरसात के पानी से, अलग अलग पानी से, भूमि से, अंदर से निकलता हुआ पानी वगैरह से नदी बनती है। पर हमारे अंदर की जो है वो किस तरह है कि वो हम जानते हैं कि भाई जो इम्पल्सिस आते हैं और इम्पल्सिस अंदर जाके ये रिवर ऑफ थॉट को पैदा करती हैं। But as you walk, do you also put the sewage water and waste water in this great river? तो जैसे जैसे हम जीवन के हमारा जीवन चलता रहता है, इस तरह ये हमारे अंदर भी ये एक प्रकार का सेवेज वाटर की तरह हमारे अंदर एक गंदगी हमारे ये रिवर ऑफ थॉट के अंदर आती रहती है, और हमारा जो रिवर ऑफ थॉट है वो पोल्यूटेड हो जाता है। और वो हमने देखा कि भाई क्योंकि आईईएसएम केंद्र जब काम करते हैं तो रिवर ऑफ थॉट जो है वो पोल्यूटेड हो जाती है। I mean, do you hear a voice or see a face that resembles or that reminds you of, and your brooding mind starts brooding, and impulse response in color begins? That is, all your negative emotions surge up and pollute the river, or do you let this melodious panorama pass around you and enjoy the great river, its fresh air, and its cool breeze, and remain totally unconcerned? तो अभी दो स्थिति बताते हैं। वो कहते हैं कि भाई एक ऐसी है कि भाई आप कुछ सुनते या देखते हैं और आपका जो माइंड है जो ब्रूड हमेशा करता रहता है, ब्रूडिंग जो चालू रहता है, अंदर या अंदर सोचता रहता है, वो चालू हो जाता है। कोई चीज हम देखते हैं, बाहर रास्ते में जाते हैं और एक चीज देखी, गाड़ी देखी, दुकान देखी, कुछ भी देखा, और हमारा जो ये जो ब्रूडिंग माइंड है वो स्टार्ट हो जाता है और ब्रूडिंग चालू कर देता है। और इम्पल्स रिस्पॉन्स का जो प्रक्रिया है वो चालू हो जाती है। वो इम्पल्स रिस्पॉन्स की प्रक्रिया है वो ही आईईएसएम के अंदर का है, कि जिसके अंदर का कलर वो फिर हमारे विचारों के अंदर चढ़ जाता है। नॉर्मल भाषा में जिसको हम राग द्वेष कहते हैं। ये पसंद है, ये नहीं पसंद है। गाड़ी देखी तो ये गाड़ी पसंद है मुझे, ये नहीं पसंद है। ये लेना है, ये नहीं लेना है। तो राग द्वेष नॉर्मल कोर्स के अंदर हमारे अंदर चलते रहते हैं और वो कलर देते रहते हैं। और ये जो इसके साथ में नेगेटिव इमोशंस हमारे ऊपर सर्जअप हो जाते हैं, निकल आते हैं बाहर, और हमारी जो थॉट रिवर है उसको पोल्यूट करते हैं। एक ये स्थिति है। और दूसरी स्थिति वो बताते हैं कि भाई आप ये मेलोडियस पेनोरामा, मतलब आप अगर रास्ते पर चल रहा है तो आप देख रहे हैं सब कुछ, पवन चल रहा है, और कुछ सब कुछ जो आगे पीछे चल रहा है, आप इसको एंजॉय करते करते देखते देखते चले जाते हैं अनकंसर्न, किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होते हैं। गाड़ी देखी, शर्ट देखा, कुछ भी देखा, तो किसी में इन्वॉल्व नहीं होते, आराम से टहलते टहलते निकल जाते हैं। तो ये जीवन है। ये तो एक एग्जाम्पल है, पर कहने का मतलब जो जीवन है, जीवन के अंदर हम अनकंसर्न रह सकते हैं, कि जीवन की चीजों के अंदर हम इन्वॉल्व नहीं होते हैं और अनकंसर्न रहकर जी सकते हैं। या फिर आज ये जो रिवर ऑफ थॉट है उसके अंदर हम ब्रूडिंग हमारा स्टार्ट हो जाता है, विचार बनते हैं और उसके अंदर नेगेटिव इमोशंस आ जाती है। ये दो कंडीशंस बताई है उन्होंने। इफ योर थॉट रिवर इज thus polluted, it is high time cleaning the Ganga operation we started. This is second picture. तो पहला पिक्चर उन्होंने बताया था बाहर की नदियों का, ये यहाँ हमारे अंदर की नदी किस तरह पोल्यूट होती है इसका बताया। और जिस तरह बाहर की गंगा को पोल्यूट होने से बचाने के लिए जैसे एक ऑपरेशन करना पड़ता है, एक प्रोग्राम करना पड़ता है, इसी तरह हमारे अंदर भी ये जो रिवर ऑफ थॉट जो है पोल्यूट होती है, उसको किस तरह हम ये क्लीन कर सके, तो ये क्लींसिंग का हमें प्रोग्राम बनाना पड़ता है। Thought arising, that is mind modification taking place, is because of continuous incoming impulses that enter our brain computer like a river 120 per second and create mind modification like a river
and they flow out at point number 8. Actually point number 7 है. This is very natural. This moving life needs this moving river but without pollution. तो अभी यहाँ चित्तवृत्ति की बात की है, माइंड मॉडिफिकेशन की, मतलब चित्तवृत्ति. तो चित्तवृत्ति किस तरह बनती है कि हमारे अंदर 120 इम्पल्सिस हर क्षण आते हैं बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर, और हमारे अंदर ऊपर तक ब्रेन तक जाता है, और वहां से जो विचार बनते हैं, और विचार बनते हैं उसके साथ में इसकी वृत्ति बनती है, इसलिए उसको चित्त की वृत्तियों कहा गया है. मतलब यहाँ चित्त प्लस ब्रेन दोनों मिला के जो है उसकी वृत्ति बनी है. अगर चित्त इन्वॉल्व नहीं है, सेपरेट हो जाता है, तो वो खाली ब्रेन की वृत्ति बनती है. पर ये यहाँ क्योंकि चित्त और ब्रेन हमारा अभी दोनों साथ साथ में काम कर रहे हैं, इसीलिए इसको चित्त वृत्ति कहा गया. और साधना का लक्ष्य भी यही बताया गया कि चित्त वृत्ति निरोध, इन दोनों का जो है वो जो ये सेपरेट कर दें तो ये जो वृत्ति बन रही है वो वृत्ति ही नहीं बनेगी, निरोध, टेम्पररी निरोध हो जाएगा, एक सस्पेंशन हो जाएगा अंदर. और ये यहाँ से इसको पॉइंट नंबर 7 कहते हैं, आज्ञा चक्र. यहाँ से हमारा सा जो एक्सक्रीशन, जैसे हमारा जो हम जब ये फिजिकल एक्सक्रीशन करते हैं, इसी तरह हमारा जो ये मेंटल एक्सक्रीशन है वो हमारा ये फ्रंट लोब है, कपाल का हिस्सा, वहाँ आज्ञा चक्र है, वहां से हमेशा ये मेंटल एक्सक्रीशन, पोल्यूटेड विचार हम बाहर फेंकते हैं और एटमॉस्फेयर को भी हम खराब करते रहते हैं. द मूविंग लाइफ नीड्स द मूविंग रिवर. अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसको बंद करना नहीं है, क्योंकि ये भगवान ने बनाया है ऐसा कि 120 अंदर इम्पल्स आते हैं, इससे तो जीवन चलता है, इससे तो हमें समझ आती है, हम कुछ देख सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं. तो यहाँ कोई योग में ऐसी बात है ही नहीं. हालांकि बहुत सारे किताबों में ये गलत धारणाएं बताई गई है कि विचारों को बंद कर दो और चित्त वृत्ति निरोध परमानेंटली है. चित्त वृत्ति निरोध कभी भी परमानेंट नहीं होता है, वो उसको रिलीज करना ही पड़ता है जीने के लिए. अगर वो बंद हो जाता है तो जीवन समाप्त हो जाता है, जीवन ठप हो जाता है. तो उसको टेम्परली, इसलिए बार बार तावड़िया जी टेम्परली शब्द कई जगह पर यूज करते हैं. तो ये खास समझने की बात है कि ये जो मूविंग रिवर है उसको चालू रखना है. खाली हमारा कंसर्न इतना ही है कि उसको पोल्यूट नहीं होनी चाहिए. मतलब विचार को बंद करना नहीं है, विचार के अंदर जो पोल्यूशन बनता है, और वो आगे बताते हैं कि कौन क्या पोल्यूशन में क्या क्या चीज होती है. तो वो जो पोल्यूशन अगर हमारा रिवर ऑफ थॉट के अंदर नहीं आता है, आईएसएम केंद्र काम नहीं करते और रिवर ये पोल्यूशन नहीं आता है अंदर, तो कोई कुछ करना ही नहीं है. वो तो एक आराम से जीवन बहता रहेगा, क्योंकि आप अनकंसर्न अब जीवन जीना सीख जाएंगे. तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको कभी भी बंद नहीं करना है. और अगर साधना में बंद करने की जरूरत होती है तो भी वो टेम्पररी होती है, धारणा ध्यान समाधि के अंदर, पर कोई परमानेंट ये उसको बंद नहीं कर सकते. जस्ट एज पोल्यूशन इन नेचुरल रिवर कैन बी and is prevented in modern age because we have become conscious of such pollution. तो अभी हम जागृत थोड़े बने हैं कि भाई हमारी नदियों के अंदर जो पोल्यूशन, हम ये सीवेज वाटर डालते हैं, इंडस्ट्रियल वाटर डालते हैं, तो हमारी नदियाँ खराब होती है, इससे सबका आरोग्य खराब होता है, और आगे जाके जो भविष्य की पीढ़ी के लिए कोई अच्छा पानी ही नहीं बचेगा. तो अब हम मॉडर्न युग के अंदर ये सब थोड़े समझ चुके हैं, और ये सब प्रयत्न भी चालू है कि किस तरह इसको अनपोल्यूटेड बनाया जाए. जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये गंगा को साफ करने का बहुत सालों से एक ये प्रोग्राम बनाया हुआ है, और बहुत सारा काम इसके ऊपर हो रहा है. इस तरह भारत की बहुत नदियों को भी शुद्ध करने का प्रोग्राम बनाया हुआ है और काम चल रहा है. Likewise, pollution of the river of thought can be and is to be prevented if we become conscious of such pollution. अगर अभी देखो बाहर की नदी में तो पोल्यूशन है, तो हम देखते हैं, जानते हैं, और इसको शुद्ध करने का प्रयत्न करेंगे. अभी हमारे ये जो रिवर ऑफ थॉट है, अंदर का विचारों की नदी के अंदर पोल्यूशन है, वही हमें आज तक कोई सिखाता नहीं है, बताता नहीं है.
हम जो गलत गलत विचार कर रहे हैं और इसकी वजह से जो अंदर पोल्यूशन जन्म लेता है और उसको हम बाहर एक्सक्रीशन में बाहर फेंकते हैं, वही विचार को दूसरे लोग लेते हैं और दूसरे लोगों के अंदर ये इम्पल्स चला जाता है। मानो कि मैंने गुस्सा किया और गुस्सा का जो ये है, वो गुस्सा को मैंने एक्सक्रीशन किया यहाँ से पॉइंट नंबर 7 से, तो गुस्सा जो है ये एटमोस्फियर में बाहर चला जाएगा। अभी दूसरी ऐसी व्यक्ति को जिसके अंदर भी ये गुस्सा सुसुप्त अवस्था में पड़ा है, उसके अंदर को गुस्सा का उस गुस्से को वो जगा देगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक्सक्रीशन हम जो करते हैं, इससे शायद ये बाहर की नदियों का पोल्यूशन से भी ज्यादा खतरनाक ये पोल्यूशन है कि हम जो एक बाहर अंदर नेगेटिविटी का कचरा हर समय हम जहाँ जहाँ जाते हैं फेंकते रहते हैं। हम कुछ महफिल में गए, लोग इकट्ठे हैं, कहीं भी गए और बहुत सारे लोग हैं, वहाँ हमने कोई नेगेटिव थॉट निकाल के फेंक दिया, तो किसी को भी उसका एक चेप लग सकता है, किसी को भी इसकी असर हो सकती है। पर क्योंकि ये इतनी सूक्ष्म है कि हमें पता ही नहीं है और न कभी आज तक कभी हम किसी ने हमें बताया कि भाई ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम जो सोचते हैं वो किस तरह का है, कम से कम हम प्रकृति की ये जो वातावरण है उसको, इसका जो सूक्ष्म स्वरूप है उसको हम नहीं बिगाड़े। इसीलिए ये हमारे अंदर विचारों की शुद्धि ये बहुत जरूरी है। इफ वी बिकम कॉन्शियस ऑफ सच पोल्यूशन, अगर आप उसके प्रति जागृत है, आपको पता है कि ये हो रहा है, तो कोई काम करने की संभावना बनेगी। पर ऐसा नहीं है तो आप क्या काम करेंगे? तो पहले तो हमें जानना है कि भाई इस तरह हमारा ये जो रिवर ऑफ थॉट जो है वो पोल्यूटेड हम करते जाते हैं, इसको हमें सुधारना है, साफ करना है। But the so-called developed countries and the superpowers have not as yet become conscious of such pollution, though they have now become conscious of ocean pollution, atmosphere pollution, and even space pollution. तो अभी जो मॉडर्न कंट्रीज है, जो डेवलप कंट्रीज है, वो लोगों ने ये तो देखा कि भाई ये जो सब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वगैरह के कारण एटमॉस्फेयर का पोल्यूशन होता है, या दूसरी चीज स्पेस का पोल्यूशन होता है, ओशन समंदर के अंदर बहुत सारा कचरा इकट्ठा होता है। तो ये सब बड़े कंट्रियों ने देखा और उसके ऊपर काम कर रहे हैं। पर अभी भी किसी का ध्यान, ये जो हमारा मेंटल पोल्यूशन है उसके ऊपर किसी का ध्यान गया नहीं है। बट वॉट इज विद इन अस वी हैव नॉट येट बिकम कॉन्शियस, द इनर पोल्यूशन। तो हमारा अंदर का पोल्यूशन के ऊपर कॉन्शियस होने की जरूर है, जो कोई बड़े बड़े देश भी उसके ऊपर न जानते हैं और न कभी काम करने का सोचते हैं। द फैक्टर्स दैट पोल्यूट दिस रिवर ऑफ थॉट्स आर, अब कौन सी चीज जो है ये हमारे रिवर ऑफ थॉट को पोल्यूट पोल्यूट करती है, ये चीज जानना बहुत जरूरी है ताकि हम इसके ऊपर काम कर सके। तो उसके लिए कहते हैं कि भाई 3 चीज ऐसी है कि जो आपकी ये रिवर ऑफ थॉट है उसको पोल्यूट करती है। नंबर 1 ब्रूडिंग, नंबर 2 इम्पल्स रिस्पॉन्स इन कलर, नंबर 3 डे ड्रीमिंग। तो ये हम थोड़ा बहुत तो ये तीनों चीजों से जानते हैं। जैसे कि ब्रूडिंग, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि जो ब्रीडिंग जो है वो हमारा अंदर चलता रहता है। अब ब्रूडिंग जो है वो एक स्पेसिफिक टाइप के विचारों के अंदर के बारे में ब्रूडिंग चलते हैं। जैसे कि कोई बहुत खुशी के या सुख के समाचार होते हैं तो हमारा माइंड ब्रूड करने लगता है, बार बार एक ही, अगर किसी ने आपको प्रेज किया, किसी ने आपको अवार्ड दिया, तो आपको बार बार वही विचार आते रहेंगे। तो वो भी एक प्रकार का ब्रूडिंग है। दूसरा, अगर दुख के विचार है, किसी ने हमारा इंसल्ट किया या दुख पहुंचाया, तो उसके विचार तो और ज्यादा आते हैं। सुख के विचार तो आते हैं और चले भी जाते हैं, पर दुख का विचार जो होता है वो अंदर पड़ा रहता है और बार बार, जैसे कि वो रिकॉर्ड चलती है और कभी वो पिन फंस जाती है तो एक ही लाइन के ऊपर वो गाना बजता रहता है, आगे गाना जाता ही नहीं है, रिकॉर्ड के अंदर फंस जाती है। इसी तरह एक ही विचार के ऊपर और एक टाइप के विचार के ऊपर ही हमारा चिट फंस जाता है और वही बार बार विचार करते रहते हैं, उसको ब्रूडिंग कहते हैं। दूसरा है इम्पल्स रिस्पॉन्स इन कलर। इन कलर ये शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि आईईएस जो केंद्र है वही कलर लगाते हैं।
तो जो इम्पल्स अंदर आया उसके द्वारा विचार बने, और विचार बनने के साथ में हमारे अंदर एक रिस्पॉन्स या रिएक्शन आते रहते हैं, क्योंकि वो विचार बनने की प्रक्रिया के अंदर फाइनली आईईएसएम केंद्र इन्वॉल्व होते हैं। और जब वो इन्वॉल्व होते हैं तो एक प्रकार का कलर, हमारा लाइक डिसलाइक वगैरह का कलर अंदर आ जाएगा। तो इस तरह भी ये जो है रिवर ऑफ थॉट को पोल्यूट कर देती है। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है और इसके अंदर से रिएक्शन, जैसे एक चीज हमने देखी, इम्पल्स का मतलब क्या कि कुछ बार हमने देखा आंख से, और उसका एक एक वृक्ष देखा, तो उसका जो वृक्ष का आंख से अंदर एक इम्पल्स चला गया, ब्रेन के अंदर गया, और ब्रेन के अंदर जो वृक्ष की मेमोरी है उसके साथ मिलता है, और आगे आईईएसएम केंद्र के पास जाता है, वहां कलर चढ़ जाता है। अगर वो यहाँ तक विचार बना वहां तक प्रॉब्लम नहीं है, विचार बन के आईईएसएम केंद्र में गए बिना अगर वो सीधा निकल जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पर क्योंकि वो बनने के बाद आईईएसएम केंद्र के ऊपर जाता है, तो वहां कलर लग जाता है। वो वृक्ष के बारे में जो भी हमारी कुछ धारणा है, पसंदगी है, नापसंदगी है, कुछ भी है, तो वो वहां कलर लग जाता है, और वो कलर वाला विचार फिर बाहर निकलता है। तो ये इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है वो भी हमारे रिवर ऑफ थॉट को पोल्यूट करती है। और तीसरा डे ड्रीमिंग। ये डे ड्रीमिंग तो हम समझो कि पूरे दिन डे ड्रीमिंग के अंदर ही होते हैं, आप कुछ भी कर लो, कुछ समय के लिए ही आप कॉन्शियसली कुछ कर सकते हो, बाकी तो आप ड्राइविंग कर रहे हो या खाना बना रहे हो या कुछ संगीत सुन रहे हो, टीवी देख रहे हो, कुछ भी कर लो। इवन अभी आप लेक्चर सुन रहे हो तो बीच में आपका डे ड्रीमिंग चालू ही रहेगा। तो ये सबसे खतरनाक चीज है, डे ड्रीमिंग से निकलना बहुत मुश्किल है, पर जरूरी भी बहुत है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ये रिवर ऑफ थॉट को पोल्यूट करती है। और दूसरा, जितना डे ड्रीमिंग ज्यादा चालू रहेगा इतनी आपकी एनर्जी जो है वो वेस्ट होती जाएगी। क्योंकि हमने देखा है कि चिट्ठी में से जो चीज बना अंदर आया तो उसका कोई पर्पस है, खाली विचार बनाना एक पर्पस नहीं है, पर वो आत्मा का दर्शन के लिए इस शक्ति का किस तरह उपयोग हो, वो एक हमारा अंदर का एक पर्पस होता है। तो वो पर्पस तो है नहीं हमारे पास, तो विचार बनते हैं और विचार बाहर फेंकते हैं, फिर से अंदर इम्पल्स आया, विचार बना, विचार बाहर फेंक दिए। तो दिन भर के अंदर ये एक परपेचुअल मोशन में ये चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, और हर समय हमारे अंदर जो एनर्जी आती है उसको हम गवा देते हैं। तो ये साधना के लिए बिल्कुल ठीक बात नहीं है। अगर साधना में जाना है, अगर कुछ डेवलप करना है, तो बिल्कुल इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको बार बार जागृत रहना पड़ेगा, आपको बार बार स्टेप का सहारा लेना पड़ेगा। जब भी आप डे ड्रीमिंग में चले जाते हो या ब्रूडिंग में चले जाते हो, तो बार बार स्टेप पर आ जाना जरूरी होता है, या फिर आप जागृत रहो, फिजिकल कंडीशन के ऊपर आ जाओ, प्रेजेंट मोमेंट में आके आंख से कुछ देखो, कान से सुनो जागृत रहकर। तो इस तरह कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो डे ड्रीमिंग तो हमारे लिए है ही, और ये एक हैबिट बन गई है हमारे माइंड को, तो ये बहुत मुश्किल है। तो ये तीन फैक्टर हमेशा याद रखना है कि ये रिवर ऑफ थॉट को पोल्यूट बनाता है, और जो साधक है इनको ये तीनों के ऊपर काम करना पड़ेगा। करेक्टिव एक्सरसाइजेज एंड थ्री स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग आर मीन्स ऑफ क्लीनिंग। देखो अभी ये दो तो उन्होंने ये मीन्स बता ही दिए हैं। एक करेक्टिव एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, करेक्टिव मेथड करनी चाहिए, और दूसरा ये थ्री स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग। तो जब भी ऐसा होता है, ये तीनों में से कुछ भी चालू होता है, ब्रीदिंग होता है, डे ड्रीमिंग होता है, या इम्पल्स रिस्पॉन्स इन कलर आता है, तो थ्री स्टेप आपको चालू रहना चाहिए, ताकि आपको इसमें से हम बच सके। और थ्री स्टेप तो बहुत सारे लोग बहुत समय से करते हैं, पर उसके अंदर हमें एक मैकेनिकल जब बन जाता है तो उसका ज्यादा रिजल्ट नहीं आता है, तो हमें बार बार उसके अंदर कुछ चेंज करना पड़ता है। अब ज्यादातर लोग म्यूजिक के साथ थ्री स्टेप करते रहते हैं, तो कभी क्या होता है कि थ्री स्टेप का म्यूजिक चालू है, थोड़ा बहुत हमारा डायफ्राम चालू भी हो गया है और हम विचार में फिर से गुम हो गए। तो मैंने देखा कि इसके लिए कुछ वेरिएशन करना चाहिए। तो एक बात मैंने ये देखी कि अगर हम जब एकदम शांति है, कुछ करने का नहीं है, तो थ्री स्टेप करते हैं, पर म्यूजिक को बंद कर देना है, और पास में एक ऐसी घड़ी रखनी है जिसके अंदर से टिक 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 आवाज हमें
आता रहे हैं। तो ऐसा जो क्वार्ट्ज वॉच होती है जिसके अंदर टिक 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 हर सेकंड के अंदर आता है, तो आपको उसके ऊपर 3 स्टेप करने की खास चाहिए और ज़रूरत है कि इस तरह आप करेंगे तो वो जो मैकेनिकल म्यूजिक के साथ का हमारा जब ये हो जाता है, इसके बदले में आपको थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको आवाज के साथ चलना पड़ेगा। अभी ये जो टिक 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 3 बार हुआ इसमें श्वास लेना है, टिक टिक 2 बार हुआ उसमें श्वास छोड़ना है, तो अवेयर तो थोड़ा रहना पड़ेगा, तो फिर मैकेनिकल नहीं होगी। तो इस तरह आपको वेरिएशन इसमें भी लाने की जरूरत है, और ये एक टेक्निक अभी मैंने देखी है कि बहुत अच्छी तरह काम करती है। रात को भी जब सोते हैं तो एक नज़दीक में ऐसी एक घड़ी लगा दो, या ये तकिए के नीचे भी एक छोटी सी घड़ी लगा सकते हो, और उसका जो आवाज आता है उसके साथ 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 आप 3 स्टेप करो, तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ जो ब्रीदिंग है वो चेंज हो जाएगा। और करेक्टिव एक्सरसाइज के बारे में तो सबको पता ही है, हमने दिवाली के पहले इसके ऊपर एक पूरा लेक्चर लिया था। तो तावरिया जी ने करेक्टिव एक्सरसाइज और करेक्टिव मेथड बताई है, उसमें से कौन सी हमें सूट होती है, हमें कौन सी करनी चाहिए, वो आप जो आपको जरूरी हो वो आप कर सकते हैं। Can we not learn to live on its banks and not get involved and remain unconcerned? तो ये फिर से यही बात करते हैं कि ये जो नदी, विचारों की नदी बह रही है, उसके किनारे के ऊपर खड़ा रह के क्या हम देख नहीं सकते, इन्वॉल्व हुए बिना? जैसे कि विचार चल रहा है, एक कृष्णमूर्ति का सेंटेंस है कि जैसे आप सिनेमा देखते हो, पिक्चर देखते हो, तो पिक्चर में कैसे आप न्यूट्रली पिक्चर देख रहे हो, तो आपके अंदर जो विचार उठते हैं उसको आप न्यूट्रली देखते जाओ देखते जाओ। तो यही बात यहाँ है कि कैन वी नॉट लर्न टू लिव ऑन इट्स बैंक एंड नॉट गेट इन्वॉल्व एंड रिमेन अनकंसर्न। तो हमें ये सीखना पड़ेगा कि भाई किस तरह हम इससे अनकंसर्न रहकर, विचार चल रहे हैं, रिवर ऑफ थॉट चल रही है और हम कंसर्न है, अनकंसर्न है, मतलब कि अब चित्त जो है वो अनकंसर्न रह के काम करना सीख रहा है, तो बार बार वो तटस्थ हो जाएगा और रिवर ऑफ थॉट अपनी जगह पर चलती रहेगी। ये बहुत जरूरी है साधना में, ये पॉइंट तक हमें जाना चाहिए, जाने की जरूरत है। बाकी खाली आप ये सब क्रियाएं करते रहेंगे और ये स्थिति नहीं बनती है अंदर, तो मुश्किल है, फिर अंदर चेंज नहीं आएगा। तो इसीलिए इस तरह का प्रैक्टिस भी दिन भर में कभी भी टाइम मिले तो करना है। 5 मिनट बैठो शांति से, 3 स्टेप चल रहा है तो चलने दे, और आपके विचार जो है उसके साथ आप अनकंसर्न हो जाओ। द सेजेस हैव warned us repeatedly that in this great river of thoughts, like the deep Amazon, in its depths are fearful creatures like the man-eating crocodile, the piranha fish, the giant octopus, and many dangerous quicksands, that is, क्रोध, काम, मोह एंड अहम। तो जैसे कि बाहर की नदियों में कैसे ये फियरफुल क्रीचर्स होते हैं, क्रोकोडाइल वगैरह जो होते हैं, इस तरह हमारे अंदर की ये रिवर ऑफ थॉट के साथ साथ में हमारे अंदर भी गहराई के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहम वगैरह पड़ा है। ये भी एक फियरफुल क्रीचर्स जैसे ही डेंजरस है, और ये थॉट ऑफ रिवर को प्रदूषित करते रहते हैं। Play safe and keep out and do not get involved. For once you enter into this depth, you know your fate. तो कहते हैं कि प्ले सेफ, बहुत सेफली आप जीवन को जियो और इन सब से बाहर रहो, और किसी में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, विचार अपने आप में चलता रहे, आप अपनी स्थिति के अंदर रहो। क्योंकि अगर एक बार आप इसके अंदर इन्वॉल्व होना चालू हो जाएंगे तो फिर आप जानो और आपका नसीब जाने, हैं? तो फिर अंदर से वो कौन सा कोई भी ये जो फियरफुल क्रीचर से निकल आएगा, कभी क्रोध निकल आएगा, कभी अहम निकल आएगा, कभी कुछ न कुछ काम निकल आएगा, कुछ न कुछ कोई भी ये निकल आ सकता है। तो इसकी इसीलिए हमें ये सावधान रहने की जरूरत है। यहाँ पीपल टॉक ऑफ मेडिटेशन,
व्हाट विल यू मेडिटेट अपॉन? लोगों, अभी आजकल तो बहुत सारा ध्यान की तो बात आप हर जगह देखोगे, इतने सारे पुस्तक इसके ऊपर आ गए, इतनी सारी शिविरें चल रही है, ध्यान की क्रिया प्रक्रिया, लोग उसके अंदर जाते हैं, करते हैं, और फिर घर पर आके जैसे थे वैसे हो जाते हैं, क्योंकि जो वहाँ शिविर में हुआ वो घर पर हो नहीं सकता, होता नहीं है। और इसीलिए धीरे 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 करके वो जो वहाँ जो कुछ एक मजा आया था, जो स्थिति बनी थी, वो थोड़े दिन के अंदर वापस जैसे थे वैसे हो जाते। इसीलिए तावरिया जी ने थ्री स्टेप दिया कि भाई घर पर रहकर करो, 24 घंटे करो, ताकि आपकी स्थिति कभी भी बिगड़ नहीं सके। तो इसीलिए थ्री स्टेप मेडिटेशन से ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि हम हर समय उसको कर सकते हैं। व्हाट विल यू मेडिटेट अपॉन? आप किसके ऊपर ध्यान करोगे? हम ध्यान तो चाहते हैं कि हम ध्यान करें, पर किसके ऊपर ध्यान करेंगे? ऑल नेम्स एंड फॉर्म्स आर फॉल। अब जो जो हम कोई नाम है या कोई जो कोई रूप है, इसके ऊपर जो हम ध्यान करते हैं, कई लोग भगवान के रूप के ऊपर ध्यान करते हैं, तो जो हम कोई नाम रूप के ऊपर जो ध्यान करते हैं वो कहते हैं कि फॉल्स है, क्योंकि हकीकत में ऐसा कोई नाम या रूप है ही नहीं। परम तत्व है, उसका क्या नाम हो सकता है? परम तत्व का क्या रूप हो सकता है? जब शास्त्र हमें कहते हैं कि ये तो निर्गुण निराकार है, तो पर जैसे हमने आगे देखा था कि क्योंकि हम निर्गुण निराकार की साधना नहीं कर सकते, इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमें ये एक सिंबॉलिक रूप में भगवान का कोई रूप दिया है, और वो रूप की हम आराधना कर सकते। पर ठीक है, हम आराधना करते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है, पर जानना चाहिए कि ये मैं जो कर रहा हूँ ये अल्टीमेट नहीं है। आप कोई भी मंदिर में जाते हैं, कोई भगवान की पूजा करते हैं, आप नमस्कार करते हैं, वो ठीक है, अच्छा है, कोई बुरी बात नहीं है। पर आप जानिए कि ये जो ये है वो भगवान का कोई अल्टीमेट रूप नहीं है, भगवान का अल्टीमेट तो कोई रूप ही नहीं है। तो हम ऐसा सोच के ये सगुण की उपासना कर सकते हैं कि जो निर्गुण निराकार है, जहां तक मेरी पहुंच नहीं है, जहां तक मैं सोच नहीं सकता हूँ, इसको ही मैं ये सगुण के अंदर साकार के रूप में देख के मैं उसकी पूजा करता हूँ। ये अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम ये हो गया कि अभी आज जो है, वो जो हमने हमारे जो इष्ट देवता की जो मूर्ति है, इसके साथ हम चिपक गए हैं अभी, कि बस यही फाइनल है, उससे ऊपर कोई कुछ है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, वो जो हम जिसको हम पूजा करते हैं उसका एक असली स्वरूप तो निर्गुण है, और वहां तक हमें जाना है। तो ये एक नहीं तो बंधन हो जाएगा, माइंड इससे आगे कभी निकल ही नहीं पाएगा कि ये मेरा भगवान है बस, और इसके आजू बाजू ये घूमता रहेगा, और जो असली जो है तत्व, उसको वो मिस कर देगा। तो ये सगुन की उपासना करते हैं, उसमें बुराई नहीं है, पर ये हमेशा ध्यान में रहना चाहिए कि अल्टीमेट तो वो चीज है जिसके लिए हम इसकी आराधना करते हैं, और इसके द्वारा हम उधर तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग बना लेना, नहीं तो फिर यहीं अटक जाओगे। इसलिए कहते हैं कि ऑल नेम्स एंड फॉर्म्स आर फॉल्स। ये सब मिथ्या है, हकीकत में ऐसा है नहीं। ट्रूथ हैज नो नेम और फॉर्म। जो सत्य है, परम परमात्मा को ही हम सत्य कहते हैं, इसलिए उसका तो शास्त्रों में सत्यम ही कहा गया है। तो सत्य या सत्यम जो है, उसका तो कोई नाम ही नहीं है, न कोई रूप है। इमेजिनेशन एंड और विजुअलाइजेशन इज नॉट मेडिटेशन। अब ये मेडिटेशन के अंदर भी लोग ये इमेजिनेशन या विजुअलाइजेशन ही करते हैं। आपने जो भगवान की कोई मूर्ति देखी है, तो उसका आप विजुअलाइजेशन बार 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 करते रहोगे, पर ऐसा करने पर दिमाग थक जाता है, और आपको छोड़ देना पड़ता है। 5-10 मिनट से ज्यादा ये चीज नहीं कर सकते, क्योंकि ये गलत वस्तु है। जो गलत रूप से आप अगर ब्रेन को कहीं रोकने का प्रयत्न करोगे, तो उसके अंदर रिएक्शन ही आएंगे, वो छूट जाएगा, होगा ही नहीं। इसीलिए इस तरह का विजुअलाइजेशन कोई भगवान का रूप के प्रति करना, वो गलत मेथड है। इवन इफ यू कैन, नो सुनर यू आर आउट ऑफ इट, for you cannot live in it for all times. The natural river of thoughts will be before you and will perhaps drown you. तो मान लिया कि चलो अभी आप कुछ मेडिटेशन में जाते हो, और मेडिटेशन के दौरान विचारों को शांत भी कर लिया किसी तरह आपने, पर जैसे ही आप उठोगे,
तो ये रिवर ऑफ थॉट तो वापिस चालू हो जाएगी, क्योंकि उसका तो धर्म ही है इस तरह काम करने का, उसको तो हम फिर तो रोक नहीं सकते हैं। तो फिर हम जैसे ही खड़े होते हैं और रिवर ऑफ थॉट चालू हो जाती है और हम फिर इसके अंदर इन्वॉल्व होना हमारा चालू हो जाता है, तो जो किया उसका कोई फायदा हमें मिलता नहीं है। Know that all meditation processes are wrong including TM। कोई भी मेथड को आप फॉलो करोगे तो मुश्किल होगी, क्योंकि इसमें यही होगा कि आप जब तक करते हैं ये प्रैक्टिस तब तक तो चलो विचार को शांत कर लिया, अब उठोगे और फिर ये चालू हो जाएगा। विचार चालू होते हैं वो भी प्रश्न नहीं है, पर उसके साथ इन्वॉल्वमेंट हमारा फिर चालू हो जाएगा। वो क्योंकि ध्यान के अंदर हमने अनइन्वॉल्व रहना तो सीखा नहीं है, हम किसी श्वास को देखते हैं या कोई और चीज। तो हम ये देख रहे थे कि मेडिटेशन जब हम करते हैं तो ये हमारे साथ एक प्रॉब्लम हो जाता है कि जब हम उठते हैं तो फिर विचार चालू हो जाते हैं, और विचार तो चालू हो जाते हैं और फिर उसके साथ इन्वॉल्वमेंट भी चालू हो जाता है। सो आई से मेक योर लाइफ नेचुरल एंड लिव नेचुरल एंड मेक योर लाइफ वन कंटिन्यूअस वे ऑफ मेडिटेशन। तो हमारा जीवन ही खुद मेडिटेशन बन जाना चाहिए, इस तरह का मेडिटेशन कि हम इस तरह जी रहे हैं, अनकंसर्न रह के जी रहे हैं, एक दृष्टा भाव के अंदर जी रहे हैं। जीवन जो है वो जो कुछ हमें मिल रहा है उसमें हम ना एकदम इन्वॉल्व होते हैं, मतलब ना खुश होते हैं ना दुखी होते हैं, जिस तरह गीता के अंदर जो सब कुछ बताया हुआ है कि किस तरह आप अनकंसर्न रहकर जीना चाहिए। एक योगी जिसको स्थित प्रज्ञ गीता में कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ की स्थिति, न उसको दुख सताता है, न न वो सुख में उछलता रहता है, न उसको भूख सताती है, न और कुछ सताता है। इस तरह जो स्थित प्रज्ञ के जो दूसरे अध्याय के अंदर जो श्लोक है वो पढ़ने चाहिए, और वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि इस तरह हम भी जीवन जिए कि जो मिल रहा है खुशी से ले लिया, पर उसका न गम है न अफसोस है न खुशी से हम उछल जाएंगे, ऐसी कुछ स्थिति नहीं होनी चाहिए। जीवन खुद हमारा मेडिटेशन हो जाना चाहिए। The river of thought, if kept clear and clean of all pollution, is a constant meditation. The best way of householder can live, and if he can continuously live thus, he is as good as a yogi as any। बहुत अच्छी और बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है कि अगर हम ये रिवर ऑफ थॉट को अनपोल्यूटेड रख सकते हैं, इसको इसके अंदर ये जो नेगेटिविटी वगैरह के अंदर नहीं आने देंगे, तो एक हाउस होल्डर की तरह हम इसको क्लीन ये रिवर ऑफ थॉट के साथ जिएंगे, और एक जिस तरह एक योगी जीता है इसी तरह हम भी जीने लगेंगे। तो जैसे अभी हमने बात की है स्थित प्रज्ञा की स्थिति की तरह, तो अगर हाउस होल्डर भी इस तरह जीता है तो एक योगी की तरह ही वो भी जीता है, ऐसा हम कह सकते हैं। Be natural, live natural, be not anxious of anything or for anything to happen। तो एक स्वाभाविक जीवन जो जीना चाहिए, कोई खास पर्टिकुलर टाइप का न जीवन होना चाहिए, न पर्टिकुलर टाइप का पहनना पहरवेश होना चाहिए, न पर्टिकुलर टाइप का फूड होना चाहिए। ये सब हमको बांध लेता है, हम जो नेचुरल जी नहीं सकते इसमें। तो जब भी कुछ पर्टिकुलर का हम ये करते हैं, आग्रह रखते हैं जीवन के अंदर, तब हम हमारे माइंड को ही बांध लेते हैं कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, मुझे ऐसा ही चाहिए, मैं तो यही कपड़ा पहनूंगा, मैं तो इस तरह का ही खाना खाऊंगा। तो हमारे अंदर एक बंधन, मन जो है, जो अभी हमारा मन जो है फ्रेगमेंटेड हो गया है, ये जो है वो उसके हिस्से पड़ गए, ये मुझे पसंद है ये नहीं पसंद है, एज ए होल माइंड जैसा भी कुछ रहा नहीं, खंडित टुकड़े टुकड़ों में हम जी रहे हैं, और हर हर टुकड़े के साथ हम जीने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो वो कोई असली जीना नहीं है। All heavens, including Amitabh's heaven,
इज अननेचुरल। तो कुछ भी हम बाहर का कोई हेवन का के कोई कल्पना करते हैं या उसके बारे में कुछ एक ये करते हैं, अपेक्षा रखते हैं, तो वो सब मिथ्या है। ऐसा कोई है ही नहीं कुछ हवन, अननेचुरल है जो भी है वो। Wherever you go, wherever you will be, there will be this great river of thought। अब हम कहीं भी जाएंगे, भाग के हिमालय चले जाओ, आश्रम में चले जाओ, नदी किनारे चले जाओ, समंदर किनारे चले जाओ, कहीं भी अगर भाग के गए तो आप दिमाग को या विचार प्रक्रिया को तो आप छोड़कर नहीं जा सकते। आप जहाँ जाएंगे वहाँ आपके साथ साथ में विचार प्रक्रिया तो आती ही रहेगी। और हमारी विचार प्रक्रिया के अंदर उसका स्वभाव ही पोल्यूट करने का है। विचार प्रक्रिया शुद्ध तो रह नहीं सकती, चाहे हिमालय चले जाए फिर भी। तो फिर क्या मतलब क्या है कहीं भी जाने का? हम जहाँ भी है वहाँ क्यों नहीं इस पोल्यूटेड रिवर को हम ठीक कर सके? और अगर यहाँ कर लिया तो फिर हम दुनिया के कहीं भी हिस्से में जाए, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो काम करना है अपने घर से ही करना है, और घर पर ही इसको हमें शुद्ध करना है। जब जब नेगेटिविटी आती है जागृत हो जाओ, 3 स्टेप कर लो और इससे बचने का प्रयत्न करो। You can never run away from it. No ashram and no Himalaya can help you। कुछ मदद नहीं करता है। थोड़े दिन के लिए तो ठीक है, हम कहीं जाते हैं तो थोड़े दिन के लिए बहुत अच्छा लगता है, पर धीरे धीरे करके वापस जो हमारे संस्कार है, जो हमारी पैटर्न है, वो वापस चली आती है। और फिर इसी तरह हम जीना चालू कर देते हैं, चाहे हिमालय गए हो या कहीं भी गए हो। And this great river of thoughts has such a fascination that time and again you will jump into it and be involved, and you know what the result will be। तो यही प्रॉब्लम है कि हम ये जो रिवर ऑफ थॉट है वो बहुत मोहक है, फैसिनेटेड है। इतनी मोहक है कि हम बार बार इसके अंदर चले जाते हैं। हम देखें हम कि भाई शांति से बैठे, कोई विचार करने की जरूरत नहीं, पर विचार आ जाएंगे क्योंकि इसके अंदर भी एक मोह है, एक मोहकता है, फैसिनेशन है। तो हम बार बार विचारों के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। हम प्रयत्न भी करते हैं विचारों से छूटने का, अनइन्वॉल्व रहने का, और बार बार हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि इसके अंदर एक जादू है, इससे एक प्रकार का आकर्षण है, खिंचाव है। रिमेंबर द फियरफुल क्रीचर्स इन इट्स डेप्थ्स। तो ये जो है ये मोहक तो है, पर इसके अंदर ये फियरफुल फीचर्स भी सब पड़े हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, ये सब पड़े हुए हैं, और वो कभी भी कोई भी क्षण ऊपर आ सकते हैं। Remain unconcerned, totally unconcerned about this fascinating river। तो ये जो रिवर जो है, फैसिनेटिंग रिवर है, इससे अनकंसर्न बनो, तटस्थ रहो, उसको बहने दो। इट इज डिफिकल्ट बट हैज टू बी डन। ये चाहे कितना भी मुश्किल है, मुश्किल तो है ही, पर उसको करना तो पड़ेगा। द इंडिविजुअल सेल्फ माइंड, चित्त, थ्रू द वर्किंग ऑफ द ब्रेन कंप्यूटर गेट्स इन्वॉल्व इन दिस ग्रेट रिवर। इफ वन रिमेन्स अनकंसर्न अबाउट दिस ग्रेट रिवर, व्हाट वुड हैपन? हमने देखा कि हम ये ग्रेट रिवर के अंदर हमेशा इन्वॉल्व हो जाते हैं, विचारों की नदी के साथ हम भी जुड़ जाते हैं। तो अगर हम अनकंसर्न रहे, हम इसके साथ नहीं जुड़ेंगे, तो क्या हो सकता है? तो अभी ये बात बताते हैं। इन द फर्स्ट प्लेस, हु हैज टू रिमेन अनकंसर्न? तो पहली बात ये है कि अनकंसर्न किसको बनना है? एक चित्त है, दूसरा ब्रेन की प्रोसेस है, तो अनकंसर्न किसको बनना है? द ब्रेन कंप्यूटर कैन नॉट बी अनकंसर्न, for it is it is its dharma to carry on with brain modification ceaselessly। तो ये ब्रेन तो अभी अनकंसर्न नहीं बन सकता, वो तटस्थ नहीं बन सकता, क्योंकि उसका तो काम ही विचार करना, उसका धर्म है। भगवान ने बनाया है इसे इसलिए कि वो विचार करे और हम विचार द्वारा जीवन को महसूस करें। तो वो तो उसके तो ब्रेन की तो मॉडिफिकेशन सीजलेसली, अटके बिना चालू ही रहेंगे। द चित्त, द इंडिविजुअल सेल्फ माइंड, द कैटालिस्ट हैज टू बी अनकंसर्न, फॉर इट इज अ कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट मतलब अब अनकंसर्न किसको बनना है? चित्त को ही बनना पड़ेगा, क्योंकि चित्त का ऐसे धर्म भी वो अनकंसर्न का ही है।
पर क्योंकि हमें एक गलत हैबिट हो गई इसीलिए वो ब्रेन प्रोसेस के साथ संलग्न हो जाता है। बाकी चित्त का धर्म जो है अनकंसर्न का है और ब्रेन का जो धर्म है वो विचार बनाने का है। वो दोनों के अपने अपने धर्म है, पर हम दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। यू मे आस्क what makes you think that the self mind besides being a catalyst gets involved? तो कहते हैं कि आप अगर ऐसा सवाल मुझे पूछोगे कि भाई ये चित्त तो कैटालिस्ट ही है, उसका तो स्वभाव ही कैटालिस्ट है, तो वो किस तरह इन्वॉल्व हो जाता है ये थिंकिंग प्रोसेस के अंदर? The brain computer, that is the thinking instrument, is a mere computer able to carry out the process of thinking, that is incoming impulses drawing out near identically memory patterns, creating recognition and the proceeding to the front lobe, the registration area. तो यहाँ उन्होंने ये विचार किस तरह बनते हैं पूरी प्रक्रिया ही बता दी है कि ब्रेन तो हमारा कंप्यूटर है और इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर जैसे कंप्यूटर में डेटा होता है इस तरह हमारे ब्रेन के अंदर भी मेमोरी के रूप में डेटा पड़ा है। और कंप्यूटर को जिस तरह हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई देते हैं इसी तरह ब्रेन को हमारे 5 इंद्रियों द्वारा इनकमिंग इम्पल्स आते हैं, वो इसका सप्लाई है। और फिर वो जो हमारे अंदर जो डेटा मेमोरी पड़ी है उसके साथ इम्पल्स जुड़ जाता है, क्योंकि जो जो जिस प्रकार का इम्पल्स होता है इस प्रकार की मेमोरी वो अंदर से निकालता है, उठवा लेता है। और फिर दोनों आगे जाके जो फ्रंट लोब है जहाँ आईएसएम केंद्र पड़ा है जिसको रजिस्ट्रेशन एरिया कहते हैं, वो वहाँ हम फिर से ये पूरी प्रोसेस वहाँ हो जाती है और हम रिकॉग्नाइजेशन कर सकते हैं। तो एक चीज देखी तो इसका इम्पल्स अंदर आया, मेमोरी के साथ जोड़ के वो आईएसएम केंद्र के ऊपर आया और हमने वो चीज को पहचाना कि ये चीज ये है। इस तरह की प्रोसेस पूरी होती है। हियर द वर्किंग ऑफ द 4 सेंटर्स आईएसएम डिपेंड्स ऑन द सेल्फ माइंड। अब ये जो आईएसएम केंद्र जो हमारा रजिस्ट्रेशन एरिया के अंदर काम कर रहे हैं वो जो है वो सेल्फ माइंड जो है चित्त है उसके ऊपर आधारित है। If self-mind remains only a catalyst, these 4 centers will not add color, that is various emotions etc. But if self-mind gets involved, it allows these centers to add color. तो अभी हम जान चुके हैं कि भाई प्रॉब्लम कहाँ है, ये यहाँ ही है आईएसएम केंद्र के ऊपर। विचार बन गया अंदर मेमोरी के साथ में इम्पल्स जाके, वो प्रॉब्लम नहीं है। पर जैसे ही वो आईएम सेंटर के ऊपर आया तो वहां अगर सेल्फ माइंड जो है वो कैटालिस्ट नहीं रहता है, उसकी वजह से ये उसके कलर चढ़ गए। अगर वो कैटालिस्ट के रूप में रहेगा तो अगर वो कैटालिस्ट के रूप में रहता है तो क्या होगा कि आईएसएम केंद्र फंक्शन नहीं करते हैं। ये हमने शुरू में ही ये हमने देख लिया कि अगर आपको आईएसएम केंद्र को काम करने बंद करना है तो आपको कैटालिस्ट तरह तटस्थ भाव में या अनकंसर्न रूप में जीने को सीखना पड़ेगा कि चित्त किस तरह अनकंसर्न रूप में या कैटालिस्ट के रूप में रहे और ब्रेन अपना काम करे। Adding or not adding color means being concerned और unconcerned। तो अगर कलर ऐड हो जाता है मतलब आईएसएम फंक्शन करने लगते हैं तो अभी ये कंसर्न हो गया, और जब वो ऐसा नहीं होता है तो अनकंसर्न है चित्त की स्थिति। ऑटोमेटिक वर्किंग ऑफ दिस सेंटर्स वुड नेवर हेल्प वन टू रिमेन अनकंसर्न। तो अगर आईएसएम केंद्र ऑटोमेटिक अपना फंक्शन करते रहते हैं हम अननोइंगली, हम बेहोश है और वो तो करते जाते हैं, तो हम कभी भी अनकंसर्न रह नहीं सकते। सो इट इज ऑर्डेन्ड that the brain computer being a computer does not have the choice of adding color or withholding it। तो अभी हम इससे हम निष्कर्ष पर आ सकते हैं, हम जान सकते हैं कि भाई जो ब्रेन कंप्यूटर है वो उसमें कुछ नहीं कर सकता है। ब्रेन कंप्यूटर कलर ऐड भी नहीं कर सकता है या कलर को वो अटका भी नहीं सकता है कलर होने से। ये जो सब काम है वो सेल्फ माइंड चित्त का है। This is the added work of the
सेल्फ माइंड एंड इट इज ए ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये काम जो है वो सेल्फ माइंड का है। कलर इसमें लाना है या नहीं लाना है, इसके साथ इन्वॉल्व होना है कि नहीं होना है, कंसर्न होना है या नहीं रहना, अनकंसर्न रहना है। If no color is added, the thought river flows out at point number 8, that is 7, harmlessly. तो अगर इन्वॉल्व नहीं है, IISM केंद्र के साथ इन्वॉल्व नहीं होता है, अनकंसर्न रहता है, तो जो थॉट ऑफ रिवर है वो यहाँ आज्ञा चक्र से वो विचार निकल जाएगा हार्मलेसली, कोई नुकसान किए बिना। If color is added, then the three functions come into play, that is brooding, impulse response in color and daydreaming. We now know that these three create karma, not the free flowing river or thought. तो अभी जो ये तीन जब काम कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमारा कर्म बनता है। या हकीकत में तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कर्म का जो कारण है वो IISM केंद्र ही है, क्योंकि IISM केंद्र के अंदर जो राग द्वेष वगैरह जो कुछ पड़ा है उसके कारण ही हमारे अंदर ये बंधन क्रिएट होता है। तो IISM केंद्र अगर काम नहीं करते हैं तो जो है वो कर्म नहीं बनेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो राग द्वेष वगैरह है उसके द्वारा काम कर्म ये थॉट आया और फिर हम डायरेक्ट जो परसीव करते हैं, मतलब IISM केंद्र के बिना जो हम परसीव करते हैं इसको यथार्थ दर्शन कहते हैं, राइट परसेप्शन। तो अगर राइट परसेप्शन है तो वहाँ कोई गलती नहीं होती है और वहाँ वो अकर्म बन जाता है, मतलब कर्म का बंधन नहीं रहता है। तो कर्म का लोग तो कर्म की थियरी में न जाने क्या क्या लिखते हैं। हाँ, एज यू सो यू रीप, आप जैसा बोओगे ऐसा पाओगे, और आप किसी को मारोगे तो कोई भी आपको मारेगा, ये करोगे तो ऐसा होगा, दान करोगे पुण्य करोगे तो ऐसा मिलेगा, और इसके द्वारा फिर स्वर्ग और नरक की कल्पना सब कुछ चालू हो गया। हकीकत के अंदर ये सब कुछ अंदर है, बाहर आप कर्म क्या कर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि कोई कारण आपको किसी को डांटना भी पड़े या और कुछ करना भी पड़े, पर अंदर की आपकी स्थिति क्या है, वो अंदर की स्थिति मतलब यही IISM की स्थिति क्या है, अगर वो स्थिति सही है तो कोई कर्म हमें ये नहीं करता, हम निर्लेप रह सकते हैं। तो कर्म की थियरी जो है वो एक रूप में इस तरह का बकवास जैसी हो गई है, इस तरह इतना लोगों ने लिखा है और हम भ्रमित हो गए हैं। हमें देखना है कि कर्म तो हमारे अंदर बन रहा है, ये IISM केंद्र के ऊपर बन रहा है, तो उसके ऊपर काम किया जाए ना। बाहर किसी को मारोगे या नहीं मारोगे इससे क्या फर्क पड़ता है, अंदर की स्थिति क्या है उसको तो जानो। तो ये एक बहुत गहरी बात समझने की है कि अंदर हमें करेक्शन लाना है, न बाहर की कोई क्रियाओं के अंदर। तो मुझे लगता है कि अभी आगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छा पढ़ने का, पर किसी को कोई प्रश्न है तो हम यहाँ पढ़ना रुकते हैं ताकि किसी को और कुछ कहने का मौका मिल सके। तो आप यहाँ तक हम आज पढ़ते हैं, और ये तीन चीज़ों को खास ध्यान में रखना, ब्रूडिंग, इम्पल्स रिस्पॉन्स इन कलर एंड डे ड्रीमिंग। इसके बारे में ज़्यादा आप सोचो, जागृत रहो, किस तरह इसके ऊपर काबू रख सकते हो, क्या क्या आप और कुछ कर सकते हो, ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। यही साधना है, मतलब जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो तो है, वो तो प्रैक्टिस है, पर जो साधना का जो अगर हमें पहलू जोड़ना है तो ये जो अंदर जो अनकंसर्न रहना सीखना पड़ेगा, यही साधना का फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, तो यहाँ ये समाप्त करते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। સર બોલો બોલો। મને એક વસ્તુમાં શંકા છે થોડી કે પેલું જે ચિત્ત વૃત્તિ અને બ્રેન વૃત્તિ એ ફરક છે અને એમાંથી વધારે હેરાન આપણને કોણ કરે, કઈ વૃત્તિ વધારે હેરાન કરે, એ બે જુદી વસ્તુ છે કે એક જ વસ્તુ છે? નહીં નહીં, એ એક જ વસ્તુ છે, ચિત્તવૃત્તિ ને બ્રેન વૃત્તિ। એકચ્યુઅલી બ્રેન વૃત્તિ શબ્દ નથી, છે ચિત્તવૃત્તિ, કારણ કે ચિત્ત અને બ્રેન ઇન્વોલ્વ થઈ ગયું, ચિત્ત હવે એને ઓવર પાવર કરે છે, એટલે આપણે ત્યાં જે યોગ સૂત્રની અંદર શબ્દ વાપર્યો ચિત્તવૃત્તિ નિરોધ। કારણ કે ચિત્ત અને બ્રેન એકચ્યુઅલી કામ જે વૃત્તિને બનાવવાનું કામ તો બ્રેન જ કરે છે, ચિત્તની અંદર કોઈ વૃત્તિ બનતી નથી। પણ પ્રોબ્લેમ એ છે કે ચિત્ત હવે એની સાથે સંલગ્ન થઈ ગયું, એટલે એમ કહેવાયું કે ભાઈ ચિત્તવૃત્તિ નિરોધ, બરાબર છે।
એટલે આપણે ચિત્તને એની અંદરથી બ્રેનથી છૂટું પાડી દઈએ એટલે શું થાય કે બ્રેન એનું પોતાનું ફંક્શન કર્યા કરે એટલે ત્યાં એની વૃત્તિઓ સપોઝ ઉત્પન્ન બી થાય તો બી એક જે રિવર ઓફ થોટમાં જે જરૂરી છે એટલા પૂરતું જે જીવનને જીવવા માટે જે જરૂર છે એ રીતના કે ત્યાં વૃત્તિઓ ઉત્પન્ન થઈ શકશે. હા, ઓકે, એક સેકન્ડ. હા, બહુ અઘરું છે. હેલો. હા મિહિર. હા, નમસ્તે સર. હા, નમસ્તે, બોલો. હા સર, તમે 2-3 દિવસ પહેલા મેં એક વિડીયો જોયો, તમે એમાં રિફાઇનિંગ એક્સરસાઇઝમાં કીધું કે મિકેનિકલ નહીં કરવાનું, જાગૃત રહીને કરવાનું. તો જાગૃત રહીને કરવું એટલે કઈ રીતના કરવું? પ્રેઝન્ટ મોમેન્ટમાં રહીને કરવાનું છે કે? આ દરેક જગ્યાએ આ જ વસ્તુ આવશે. દરેક જગ્યાએ આ જ વસ્તુ આવશે કે આપણે વિચારોની અંદર અટવાયા વગર વર્તમાનની અંદર ફિલિંગ કરતા કરતા વિચારોની સાથે વિચારોમાંથી મુક્ત થવા માટે એક પ્રયોગ એ કરો કે સંવેદના લેવાની. તમે એક્સરસાઇઝ કરો તો સંવેદના લો કે ભાઈ ક્યાં શું થઈ રહ્યું છે, ઠંડુ લાગે છે, ગરમ લાગે છે, છાતી ફૂલે છે, પેટ ફૂલે છે, તો એની સંવેદના લો. બરોબર છે. તો એ સંવેદના લેતા લેતા તમે કરશો તો થઈ શકશે વર્તમાનમાં. થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ વેરી મચ સર. ઓકે, બીજા કોઈને કઈ? હા, બોલો. હા, લીલીબેન બોલું છું. આ બધું એટલું સૂક્ષ્મ રીતે થાય છે કે ઇટ ઇઝ બિયોન્ડ ધ થ્રેશોલ્ડ ઓફ અવર અવેરનેસ. તો પછી તમે હમણાં કહ્યું એ રીતે ટેકિંગ સેન્સેશન્સ, પણ એ બધું કેટલું અઘરું છે. હા, અઘરું તો છે, કારણ કે આપણે કોઈ દિવસ એ રીતે કામ નથી કર્યું ને, એટલા માટે. જેમ જેમ કામ કરતા જશું તેમ તેમ આ ઈઝી થતું જશે. આપણે કામ જ નથી કીધું એટલે આપણે શું છે કે વિચારોની સાથે રહીને જ જીવીએ છીએ. વિચારોથી અલગ પડવા પ્રયત્ન નથી કીધા. આપણે જો કઈ એક્સરસાઇઝ કે 3 સ્ટેપ કે જે કઈ કરીએ તે બી વિચારોની સ્થિતિની અંદર જ કરીએ છીએ. આપણી દુનિયા જ વિચાર છે, એટલે આ બધું અઘરું લાગે છે. હવે આપણે નવેસરથી એક પ્રયત્ન કરવાનો છે કે એની અંદરથી આપણે મુક્ત રહીને આપણે કેવી રીતના એ કરી શકીએ. બરાબર? તો અહીંયા આપણે પૂરું કરીએ. 6 વાગી ગયા છે. ફરીથી વાંચજો, વિચારજો, અને બધું બહુ સૂક્ષ્મ છે, બહુ સમજવા જેવું છે, બહુ અદ્ભુત વસ્તુ છે. આ બધી વસ્તુ જો જીવનની અંદર આવી ગઈ, આપણને આ જે જીવને કુદરતે મોકો આપ્યો છે એમાં જો આ વસ્તુઓ કંઈક થઈ જાય આ રીતના કંઈક અંદર, તો આવનારા અનેક જન્મો આપણા શિફ્ટ થઈ જશે. જેટલો સમય બાકી છે આપણા જીવનનો, અને કંઈક આવું અંદર છૂટા પાડવાનું અંદર શીખી શકીએ તો એવું થશે કે આવનારા જન્મોમાં જે આપણે તકલીફો જે લેવાની છે એ બધી અહીંયા આગળ જ પૂરી થઈ જશે. તો મહેરબાની કરીને આની પર ધ્યાન આપજો. ફરીથી આવતા અઠવાડિયે આપણે ફરી આની પર વધારે વિચારણા કરીશું. થેન્ક યુ વેરી મચ.